जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10 में। आज हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ, यानी ये तीनों बनाए जाते हैं। हम क्या कहेंगे, ये तीनों बनाए जाते हैं, यानी उपरोक्त सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, सौर सेल में उपयोग होता है किसका, सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी। किसका, सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो सीएनजी। पहला ऑप्शन क्या है, सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी को कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। आगे हम बात करें अगर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। और इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी में, यानी तो सीएनजी ही एक ऐसा है जिसका कि प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। आगे हम बात करें एलपीजी की। क्या है एलपीजी, यानी इसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। यानी अगर हिंदी में बात करें हम, हिंदी में तो इसे कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, है ना। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला गैस, इसका प्रयोग हम करते हैं खाना बनाने में, लेकिन सीएनजी एक ऐसा गैस है जिसका प्रयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 2Cu प्लस O2 में 2CuO क्या है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ना। तो ये आप कह सकते हैं इसको क्या है, ऑक्सीकरण। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए पहला समीकरण है क्या, H2। पहला क्या है, H2 प्लस Cl2, है ना। इसको 2HCl। अगर हम संतुलित की बात करें तो देखिए H2 प्लस Cl2 2HCl, यानी ये समीकरण संतुलित है। दूसरा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, है ना, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्या है 2H2 प्लस O2, यानी 2H2O, यानी ये भी समीकरण संतुलित है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, है ना, ये क्या है 2KClO3, है ना। तो 2KCl प्लस 3O2, यानी ये भी समीकरण संतुलित है। हमारा बच क्या जाता है, ऑप्शन ए, सी और डी तीनों संतुलित हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी संतुलित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन 46 का। देखिए क्या कह रहा है, 46 का क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक होता है, जिसमें बीच में कहीं 7 होता है ना। अब 1 से 14 तक जो है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अम्लीयता को दर्शाता है। किसको, अम्लीयता को। जबकि 7 से 14 तक ये क्षारीय को दर्शाता है। जबकि ये जो 7 है, ये 7 है ना,
ये उदासीन को दर्शाता है। ये कल भी हमने बताया था यानी पहले वीडियो में, तो याद रखिएगा जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन होता है, यानी पीएच मान कितना 7 होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ये है HCl, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। इसका पीएच वैल्यू बात करें तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है इसका पीएच वैल्यू। अगर दूसरी बात हम कहें HCl की, तो ये है प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। इसने क्या पूछा कि कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, है ना, डी में देखिए क्या है, H2SO4, H2SO4, है ना, ये एक लवण है। क्या है? ये एक लवण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। चलिए लोहा की अगर हम बात करें, लोहा की अगर हम बात करें तो देखिए लोहा का अयस्क कौन कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा अयस्क इसका है क्या? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। याद रखिएगा एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क क्या है? बॉक्साइट। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 17 है ना, क्या है? 17। 17 किसकी होती है? क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। दूसरा है 18। 18 किसकी होती है? आर्गन की। 19। 19 किसकी होती है? पोटेशियम की। 20। 20 किसकी होती है? 20 होती है कैल्शियम की। देखिए तो इसने क्या पूछा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दूसरा, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है? तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। चलिए 50 का हो गया। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम 51, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो देखिए इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है इथाइल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH। देखिए C2H5OH कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, एल्काइन कौन है इसमें से? तो याद रखिएगा एल्काइन है C2H2, है ना। आगे बात करते हैं दूसरा, चीनी का रासायनिक सूत्र, है ना, तो याद रखिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है चीनी, है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जबकि ग्लूकोज का होता है C6H12O6, है ना। C12H22O11 देखिए किसका है? ऑप्शन नंबर बी का। चलिए आगे बात करते हैं, चीनी का हो गया। अब देखिए एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 3। चलिए आगे बात करते हैं, श्वसन के दौरान
है ना, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यानी अगर बात करें शोषण का अध्ययन, तो शोषण कौन सा बीज करेगा? सूखा बीज नहीं कर सकता। दूसरा बात करेंगे उबला बीज, ये भी नहीं कर सकता। कुचला हुआ बीज, ये भी नहीं कर सकता। एक है ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज। चलिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, मानव वृक्क जो है वो उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन का। चलिए आगे बात करते हैं, पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा, पौधों में एक होता है पानी और घुलित खनिज लवण। घुलित खनिज लवण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, जाइलम। पानी और घुलित खनिज लवण को परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? जाइलम। जबकि अगर हम बात करें भोजन के लिए, तो याद रखिएगा, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा, फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 58 का क्या कह रहा है? शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये तो सबको पता होगा, CO2। कौन सी गैस? CO2। फलों को पकने फलों के पकने को किससे नियंत्रित किया जाता है? यानी फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, एथिलीन गैस, है ना, एथिलीन गैस होता है। चलिए आगे बात करें, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो है डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है इसको, एड्रेनलिन को। किसको? एड्रेनलिन को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करें, 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? तो जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, है ना। अनैच्छिक क्रिया की बात करें, अनैच्छिक क्रिया देखिए, अनैच्छिक क्रिया यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? अनैच्छिक क्रिया। तो यानी उल्टी, उल्टी तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, कभी भी हो सकती है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी कभी भी हो सकती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। दिल की धड़कन, ये इसका तो धड़कना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन है चबाना, है ना, यही है जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा के अनुसार होती है ये। चलिए आगे बात करते हैं, 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। 9 महीने यानी 270 दिन। कितने दिन? 270 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान 1985। कब? 1985। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? याद रखिएगा, ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। दूसरा है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, टीबी, है ना। और टीबी की बात करें हम, टीबी की बात करें तो टीबी को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना, यक्षमा, इसको कहते हैं क्षय रोग, है ना, बहुत सारे नाम हैं इसके। दूसरी बात कहें ये किससे होता है? तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरा बात कहें हम कि ये किसको? तो ये फेफड़ा को क्षतिग्रस्त करता है। किसको? फेफड़ा को क्षतिग्रस्त करता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है।
क्वेश्चन पूछता है कि इसके लिए किस टीके को लगाया जाता है इसके रोकथाम के लिए, तो याद रखिएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपरटेंशन। क्या है, हाइपरटेंशन, याद रखिएगा। दूसरा है परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा परजीवी पादप का उदाहरण कसकुट्टा। दूसरा अगर हम बात करें हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो वो निलय के द्वारा। किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा। अगर निलय की भी बात करें तो वाया निलय। कौन सा निलय, कौन सा निलय, बाया निलय, याद रखिएगा कौन सा निलय, बाया निलय, है ना। दूसरा देखते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है क्या, तो याद रखिएगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। दूसरा जनन संचारित रोग कौन सा है, तो देखिए जनन संचारित रोग की अगर बात करें सिफिलिस भी है ना, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी। चलिए आगे बात करें, ऑप्शन डी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज। क्या है, बाह्य दल पुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, याद रखिएगा ए में होता है बी एंटीबॉडी, है ना। ए ब्लड ग्रुप का बी एंटीबॉडी, जबकि बी ब्लड ग्रुप का ए एंटीबॉडी, है ना। तो याद रखिएगा बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा, ए एंटीबॉडी, और ए ब्लड ग्रुप का क्या होगा, बी एंटीबॉडी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो याद रखिएगा गैस्ट्रिन। कौन नियंत्रित नहीं करता है, गैस्ट्रिन। चलिए आगे बात करते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन, याद रखिएगा। दूसरा है हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। दूसरा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा 3। कितने, 3। क्या क्या, कौन कौन से, तो पहला है आपका पैरोटिड। कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। याद रखिएगा ये तीनों क्या है, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि, 3 जोड़ी ग्रंथि हमारे लार ग्रंथि हैं जो कि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें 79, एंड्रोजेम क्या है, तो याद रखिएगा एंड्रोजेम है मेल हार्मोन। क्या है, मेल हार्मोन है। दूसरा अगर बात करें मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो किसने चुना था, मेंडल ने। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है ये पहला सेट। अब दूसरा सेट का 40 क्वेश्चन हम कल लाएंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।